नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान प्रकाश में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास की तीसरी कक्षा है और इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है, आज की जो हमारी कक्षा होने वाली है वह बहुत इंटरेस्टिंग कक्षा होने वाली है। अगर आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, वरना आपको अगर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, इसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत संक्षिप्त में, बहुत कुछ ज़्यादा कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। इसलिए आप लोग बने रहें हमारे साथ और हमारे वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज हम आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, आज हम उसको देखने वाले हैं। तो आदिकालीन साहित्य का जो वर्गीकरण है, अर्थात आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो सबसे पहला हमारा जो साहित्य रहा है वह है अपभ्रंश साहित्य। अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश साहित्य का जो समय रहा है हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक का जो समय रहा है वह पाली का समय रहा है। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईसा पूर्व क्या होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे कि 1 ईस्वी सन से 500 साल पहले तक का जो समय रहा है, 1 ईस्वी सन से 500 साल पहले तक का जो समय रहा है वह पाली का रहा है। और 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का जो समय रहा है वह प्राकृत का रहा है। अब समझ गए आप लोग, 1 ईस्वी सन से पहले का जो 500 साल पहले का जो समय वह पाली का, और 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक का जो समय रहा है वह प्राकृत का, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो समय रहा है वह अपभ्रंश का। तो अपभ्रंश का समय क्या था, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का। और यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि हिंदी की प्रथम रचना क्या है, तो वो श्रावकाचार है। देवसेन इसके रचनाकार हैं। देवसेन की रचना जो है श्रावकाचार, और इसका जो समय रहा है 933 ईस्वी का समय रहा है। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। अपभ्रंश साहित्य जिसका समय रहा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का। और नेक्स्ट है जैन साहित्य। अब एक चीज़ आप लोग और देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जैन साहित्य को ही रास साहित्य कहा जाता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रास साहित्य और रासो साहित्य को एक ही समझ लेते हैं। तो रास साहित्य अलग है, अर्थात जैन साहित्य को ही हम रास साहित्य कहते हैं, और जो रासो साहित्य है वह अलग है। अब रासो साहित्य है उसको हम चारण साहित्य भी कहते हैं। तो रासो साहित्य को चारण साहित्य कहा जाता है और जैन साहित्य को रास साहित्य कहा जाता है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से मेंशन भी कर लेंगे, समझेंगे भी और मेंशन भी कर लेंगे कि जैन साहित्य को रास साहित्य कहते हैं और रासो साहित्य अलग है जिसको हम चारण साहित्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिद्ध साहित्य, जिसको बौद्ध साहित्य भी कहा जाता है। सिद्ध साहित्य को हम बौद्ध साहित्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है नाथ साहित्य, एंड नेक्स्ट लौकिक साहित्य, एंड नेक्स्ट गद्य साहित्य। हम सारे साहित्य को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। और अभी हमने ये संक्षिप्त में आप लोगों को जो आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण है ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग इसका जो वर्गीकरण हुआ है 7 भागों में हुआ है। अपभ्रंश साहित्य, जैन साहित्य जिसको हम रास साहित्य भी कहते हैं, रासो साहित्य जिसको चारण साहित्य भी कहा जाता है, सिद्ध साहित्य जिसको बौद्ध साहित्य भी कहते हैं, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से, विस्तृत रूप में आज हम जिस साहित्य को पढ़ने वाले हैं तो वो है हमारा पहला साहित्य अपभ्रंश साहित्य। आज हम अपभ्रंश साहित्य को पूरा ही पढ़ने वाले हैं कि अपभ्रंश साहित्य का समय कब का है, और अपभ्रंश साहित्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, और अपभ्रंश साहित्य की विशेषताएं क्या रही हैं, इसका प्रथम प्रयोग किसमें मिलता है, इसका प्रथम प्रामाणिक प्रयोग किसमें मिलता है, और किसने अपभ्रंश भाषा को किसने क्या नाम दिया है, आज हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे चलिए, आगे देखते हैं। अपभ्रंश साहित्य जिसका समय मैंने अभी ऊपर बता दिया है। अपभ्रंश का साहित्य का जो समय रहा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो समय रहा है वह अपभ्रंश साहित्य का समय रहा है। तो आप लोग इसे हाईलाइट भी कर लेंगे और थोड़ा सा
मतलब मेंशन कर लेंगे तो आपको चीज़ें याद बनी रहेंगी। तो आप लोग नोट्स हमारे साथ, जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में बताया कि नोट्स आप हमारे साथ ही साथ बनाते जाइए, ताकि आपके माइंड में अच्छे से चीज़ें सेटअप हो जाएं, और कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेटअप भी हो जाएंगी चीज़ें, और जब आप दोबारा से रिवाइज करेंगे इसको तो आपको बहुत बहुत जल्द ही आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, तो आपको जल्दी याद होगा। तो आगे देखते हैं कि अपभ्रंश साहित्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब देखिए, अपभ्रंश साहित्य का जो शाब्दिक अर्थ है वह है अब बिगड़ा हुआ या पथ भ्रष्ट, अर्थात पथ से जो भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का साहित्य का जो शाब्दिक अर्थ है वह बिगड़ा हुआ या पथ भ्रष्ट। और अपभ्रंश साहित्य जो भाषा है ये किस देश में बोली जाने वाली, पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली भाषा है। अपभ्रंश साहित्य ये पश्चिमी भारत में अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और इसमें उकारत्व की बहुलता है। उकारत्व, अब देखिए उकारत्व क्या होता है, जहाँ पर ऊ शब्द का प्रयोग अधिक होता है, जहाँ पर ऊ शब्द की अधिकता होती है, ऊ शब्द का प्रयोग अधिक किया जाता है जहाँ पर, उसमें तो इसमें अपभ्रंश साहित्य है जो इसमें उकारत्व की बहुलता है, यहाँ पर ऊ शब्द का प्रयोग अधिक किया गया है, अर्थात इसमें ऊ शब्द की अधिकता पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर उकारत्व की बहुलता है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे उकारत्व क्या होता है। तो अपने आगे, सिद्धों की भाषा देश मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। तो सिद्धों की जो भाषा थी वह क्या थी, अपभ्रंश थी। तो वो क्या, सिद्धों की जो भाषा थी देश मिश्रित अपभ्रंश, अर्थात सिद्ध लोग जो रचनाएं किया करते थे तो वो उनकी भाषा जो हुआ करती थी वह अपभ्रंश थी या पुरानी हिंदी काव्य भाषा। अब पुरानी हिंदी आप लोग ये समझिए, यहाँ से अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, मतलब कुछ विद्वानों ने इसको पुरानी हिंदी का नाम भी दिया है, अर्थात कुछ विद्वानों ने इसको पुरानी हिंदी भी कहा है। किसको, अपभ्रंश को। कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा है। तो कुछ विद्वानों में कौन है, गुलेरी जी हैं जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, और इसका समर्थन किसने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका समर्थन किया है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर भाषा को अपभ्रंश कहा जाता है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर मतलब संस्कृत के अलावा जो भाषा है उसको अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश का प्रथम उदाहरण, अब देखिए अपभ्रंश का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है, आचार्य भरत मुनि। काव्य शास्त्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा आचार्य भरत मुनि के बारे में, जो काव्य शास्त्र में प्रथम आचार्य जो माने जाते हैं आचार्य भरत मुनि, उनका जो ग्रंथ था नाट्यशास्त्र, उसमें अपभ्रंश का प्रथम उदाहरण मिलता है। तो नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश के लिए देश भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। भरत मुनि का जो ग्रंथ था नाट्यशास्त्र, उसमें अपभ्रंश के लिए देश भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब वहाँ पे अपभ्रंश का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वहाँ पर अपभ्रंश की जगह पे देश भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। देश भाषा मतलब क्या होता है, लोक भाषा। तो उस समय जो लोक भाषा थी, उस समय जो देश की भाषा थी, तो वह अपभ्रंश थी, तो इसलिए यहाँ अपभ्रंश का नाम ना देकर के भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में इसको देश भाषा का नाम दिया। देश भाषा मतलब लोक भाषा, लोगों की भाषा। उस समय अपभ्रंश हुआ करती थी, तो इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ में देश भाषा शब्द का प्रयोग किया। नाट्यशास्त्र, क्लियर है इतना। नाट्यशास्त्र में निम्न कोटि के पात्र तथा महिलाओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा अपभ्रंश थी। नाट्यशास्त्र में निम्न कोटि के, अब देखिए, अब एक चीज़ आप लोग यहाँ से पर बहुत ध्यान से समझेंगे कि निम्न कोटि के पात्र। अब यहाँ पर क्या होता था कि पहले के जो आचार्य हुआ करते थे, तो जैसे जो महिलाओं द्वारा बोले या निम्न कोटि के जो पात्र हुआ करते थे, अर्थात कम पढ़े लिखे लोग होते थे, अनपढ़ लोग होते थे, तो उनके जो संवाद लिखा करते थे, रचनाकार जो उनके संवाद प्रस्तुत करते थे, तो वो उनकी भाषा के अनुसार ही, जैसे कम पढ़े लिखे ग्रामीण लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनकी जो बोलियां हैं उन्हीं की, ग्रामीण क्षेत्र की बोलियां दर्शाई जाती थी संवाद में। और जो अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, और तो उनकी जो भाषा शैली थी वो उनके हिसाब से उनके संवाद दर्शाए जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी रचना में, जो पहले के रचनाकार हुआ करते थे, तो वो अपनी रचना में निम्न कोटि के पात्र तथा महिलाओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा अपभ्रंश थी। तो जो उस समय महिलाओं की जो भाषा हुआ करती थी, क्योंकि महिलाएं अधिक शिक्षित नहीं थी उस वक्त, तो उनकी जो भाषा हुआ करती थी वो अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ ही है, देखिए, बिगड़ा हुआ व पथभ्रष्ट।
तो उस समय जो महिलाओं की भाषा थी तो वह अपभ्रंश थी। और अपभ्रंश को उस समय क्या कहा जाता था? तिरस्कार सूचक शब्द। देखिए यहाँ पे ये दिया भी गया है कि उस समय अपभ्रंश को लोग तिरस्कार सूचक शब्द कहते थे, अपभ्रंश भाषा को। तो आगे और क्या क्या विशेषताएं रही हैं? इसका जो प्रथम प्रामाणिक प्रयोग है वह कहाँ मिलता है? तो इसका जो प्रथम प्रामाणिक प्रयोग है वह महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य क्या है? पतंजलि जी का ग्रंथ है महाभाष्य, उसमें इसका प्रथम प्रामाणिक प्रयोग मिलता है। किसका? अपभ्रंश का। अपभ्रंश नाम, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आप लोगों का, इसको आप लोग जरूर हाईलाइट कर लेंगे कि अपभ्रंश का नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो अपभ्रंश का नाम सर्वप्रथम वल्लभी के राजा, बहुत ध्यान से समझेंगे, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय। धारसेन तो द्वितीय जब यहाँ पे दिया गया है तो आप लोग समझ गए होंगे कि राजा धारसेन नाम के और भी राजा रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे जो चर्चा की गई है वो राजा धारसेन द्वितीय की चर्चा की गई है। जैसे पृथ्वीराज थे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसी प्रकार से जो राजा हुआ करते थे तो राजा धारसेन द्वितीय की बात चर्चा यहाँ पे की गई है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, उनका जो शिलालेख था अपभ्रंश के राजा द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने, किन्होंने? राजा धारसेन ने, वल्लभी के राजा धारसेन ने अपने पिता गुलसेन को संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश का विद्वान माना है। उन्हें 3 भाषाओं का ज्ञान था। कौन? राजा गुलसेन को। गुलसेन कौन थे? राजा धारसेन के पिताजी गुलसेन, जिनको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का विद्वान माना है। तो अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें अपने पिता गुलसेन को, तो उसमें अब यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। और इसका प्रथम प्रयोग किसने किया? तो गुलसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का विद्वान माना। किसने? वल्लभी के राजा धारसेन ने। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। अब देखिए गुलसेन जी का जो समय रहा है वह 650 विक्रमी संवत रहा, ईस्वी सन नहीं है, -57 करेंगे तो ईस्वी सन आ जाएगा। तो गुलसेन जी का समय, और दंडी ने इसे अभिराज की भाषा कहा है। दंडी ने इसे किसे? अपभ्रंश साहित्य को अभिराज की, अब दंडी ने अपभ्रंश को अभिराज की भाषा कहा है। और किसमें कहा है? इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में, दंडी का जो ग्रंथ है काव्यादर्श, उसमें इन्होंने अपभ्रंश को अभिराज की भाषा कहा है। अड़ाणा भाषा किसने कहा है? तो अड़ाणा भाषा, अपभ्रंश को अड़ाणा भाषा किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा है। तो आप लोग इसे भी मेंशन कर लेंगे। देखिए आप नोट्स जरूर बनाते चलें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और जैसे गाहा कहने पर प्राकृत का बोध होता है, ये हाईलाइट करने वाला यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे गाहा कहने पर प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा कहने पर, दोहा या दोहा एक ही बात है, दोहा कहने पर अपभ्रंश का बोध होता है। गुलेरी जी ने, ये किसी का कथन है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये किसका कथन है। जैसे गाहा कहने पर प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा कहने पर अपभ्रंश का बोध होता है, ये किसका कथन है? आप लोग कमेंट्स में बताएं। गुलेरी जी ने इसे पुरानी हिंदी का नाम दिया है। गुलेरी जी ने, अभी मैंने ऊपर बताया, गुलेरी जी ने इसे पुरानी हिंदी का नाम दिया, और शुक्ल जी ने जो है इसका समर्थन किया है कि हाँ इसे पुरानी हिंदी का नाम, क्योंकि ये शुरुआती हिंदी जो थी वही अपभ्रंश का समय रहा है, शुरुआती हिंदी का दौर था जो, तो वही अपभ्रंश का समय रहा है, इसलिए इसको पुरानी हिंदी का नाम दिया गया है। शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी भी कहा है। तो इसे गुलेरी जी ने इसे पुरानी हिंदी कहा है, शुक्ल जी ने इसका समर्थन किया है। इसके साथ ही साथ शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी भी कहा है। अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार तथा नीति परक दोहे मिलते हैं। वीर रस, श्रृंगार रस एवं नीति परक जो दोहे मिलते हैं वह अपभ्रंश में देखने को हमें मिलते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप, हिंदी का आरंभिक रूप वही मैंने बताया पुरानी हिंदी, जो हिंदी का शुरुआती दौर था, तो अपभ्रंश जो था उसको अवहट्ट का नाम दिया हिंदी का। अब यहाँ से 3 चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि हिंदी का आरंभिक रूप, अपभ्रंश को क्या क्या नाम दिया जा सकता है? हिंदी का आरंभिक रूप अपभ्रंश, और इसको भोला शंकर व्यास ने इसको क्या नाम दिया है? अवहट्ट का नाम दिया है। भोला शंकर व्यास ने इसे अवहट्ट नाम दिया है। अब आगे देखिए, हरिशेण जो थे, हरिशेण ने अपने ग्रंथ धम्म परीक्षा में
अपभ्रंश के जो कवि माने हैं तो उनको देखेंगे हम। हरिशेन ने अपने ग्रंथ धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। अब आप लोग धर्म परीक्षा का मतलब समझते हैं? धम्म परीक्षा का जो अर्थ होता है वह धर्म परीक्षा, धम्म मतलब धर्म, परीक्षा मतलब परीक्षा। तो अब हरिशेन ने अपने ग्रंथ धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के जो कवि माने वह 3 कवि माने, 3 ही प्रमुख कवि माने हैं। तो सबसे पहले जो प्रमुख कवि हैं तो वो चतुर्मुख जी हैं, द्वितीय स्वयंभू जी, और तृतीय जो कवि है, तीसरे जो कवि हैं पुष्पदंत जी हैं। तो चतुर्मुख, तो एक चीज़ आप लोग और यहाँ पे याद रखेंगे कि चतुर्मुख बहुत जगह आप लोग सोच लेते हैं चतुर्भुज नहीं है, ये चतुर्मुख जी हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट हमारे स्वयंभू जी हैं दूसरे, और तृतीय जो हमारे हैं पुष्पदंत जी हैं। तो चतुर्मुख को पद्धतिया बंद की शुरुआत प्रवर्तक भी माना जाता है। पद्धतिया बंद की शुरुआत किसने की थी? चतुर्मुख जी ने की थी। स्वयंभू ने ये माना है कि चतुर्मुख जो है ये पद्धतिया बंद के प्रवर्तक भी हैं। अब पद्धतिया बंद क्या होता है? पद्धतिया बंद देखिए मतलब होता है धत्ता देने की प्रथा, आप इसे कह सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं, धत्ता देने की प्रथा। धत्ता देने की प्रथा आप लोग समझ पा रहे हैं कि धत्ता देने की प्रथा क्या होती है? तो चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देती हूँ कि जैसे हमारे कवि जो तुलसीदास जी हुए हैं तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो आप लोग रामचरितमानस तो सबके घरों में होगी, और बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग लोग और पढ़ते भी हैं इसको, तो आप लोग इतना तो जानते होंगे। तो जैसे कि उसमें चौपाई छंद होते हैं, चौपाई छंद के बाद आप देखते हैं दत्ता कुछ अलग, जैसे कई छंदों के बाद 8 चौपाई दी गई, उसके बाद फिर आपको दोहा या सोठा जो छंद कुछ अलग हट के कर देना, बदल देना चीज़ें, जैसे 8 चौपाई दे दी गई उसके बाद फिर आपको सोठा दे दिया, दोहा दे दिया, तो वो जो होता है कड़वक शैली, जिसको कड़वक शैली का प्रयोग। कड़वक शैली क्या होती है? दत्ता देने की प्रथा, जैसे कि 8 चौपाई उसके बाद सोठा या दोहा इस तरह से दे देना, वही जो है होता है वो पद्धतिया बंद। तो पद्धतिया बंद की शुरुआत जो की थी तो सर्वप्रथम किसने की थी? चतुर्मुख जी ने। तो चतुर्मुख जी पद्धतिया बंद के प्रवर्तक हैं, और ये किसने माना है? स्वयंभू जी ने कहा है कि चतुर्मुख जी जो हैं वह पद्धतिया बंद के प्रवर्तक हैं। जिनदत्त सूर्य ने अलिल्लाह छंद का प्रवर्तन किया। जिनदत्त सूर्य जी ने इन्हें अलिल्लाह छंद का प्रवर्तन किया। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश की 4 रचनाएं मानी जाती है। अपभ्रंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं अपभ्रंश के समय में, तो 4 रचनाएं हुई थी। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। आगे हम इसको विस्तार रूप में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया कि शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश की कितनी रचनाएं थीं? 4 रचनाएं थीं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो एक बार फिर से मैं आपको वही बात रिपीट करना चाहूँगी कि आप लोग, मैंने जो भी पढ़ाया है बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया है। और जो ये मैंने नोट्स बनाया है ये कोई एक बुक से नहीं बनाया है, ये मैंने बड़े जतन से एकत्र किया है, और कई बुकों से मैंने इसका सार लेकर के एकत्र किया है। तो आप लोग ये नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए यहाँ पे कोई आपके लिए फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। तो आगे मिलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, बहुत अच्छे से समझने वाले, कम समय में अधिक पढ़ने वाले। आप लोग अगर एक बार मेरे साथ मेरा वीडियो देख लेंगे तो फिर आई होप कि आपको चीज़ें 50-60% क्लियर हो जाएंगी, और एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा ही रट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बुक नहीं पढ़ना है, मैं पढ़ा रही हूँ तो ये आपके साथ गलत होगा, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कोई बुक नहीं पढ़ सकते हैं। आपको बुक भी पढ़नी है, सब कुछ देखना है, लेकिन ये जो मैंने नोट्स बनाए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आज की कक्षा बस यहीं तक, आगे मिलते हैं।